देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों हमारा एवीएस नाम का फॉर्मूला। तो एवीएस नाम के फॉर्मूले को थोड़ा हम समझते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग मैथ के फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पर बात करेंगे। ठीक है, मैथ वाले फॉर्मूले जो होते हैं उसके अंदर आपको पता है अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन होती है। मैथ के अंदर कैलकुलेशन के लिए यदि आप चाहें तो यदि कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप यदि फंक्शन का उपयोग नहीं करेंगे तो नॉर्मली आप ऑपरेटर का उपयोग करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस ना एक्सपोनेंट घात वगैरह इनका उपयोग करके। और यदि आप लोग यहाँ पर ऑपरेटर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो एक्सेल के कुछ फंक्शन होते हैं, है ना। एक्सेल के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन के माध्यम से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप एवीएस फंक्शन को देख लीजिएगा, यहाँ पर सम फंक्शन को देख लीजिएगा, एवरेज फंक्शंस को देख लीजिएगा, सब टोटल को देख लीजिएगा, है ना। एंड यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन फंक्शंस को देख लीजिएगा, यहाँ पर एवरीडे फंक्शन को देख लीजिएगा यहाँ पर। और यदि आप यहाँ नोटिस करें तो सम इफ फंक्शन को देख लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर एक हाँ, आगे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो 1 बाय 1 आएंगे। एंड देन इसके बाद आते हैं हमारा टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री भी मैथ का ही पोर्शन होता है। आपको पता है टिग्नोमेट्री के अंदर 6 चीजें होती हैं और इन 6 चीजों पर ही पूरा टिग्नोमेट्री टिका होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, शायद पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मेरा 10th में तो वैसे पढ़ा ही है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर होता है साइन, फिर होता है यहाँ पर कॉस, है ना जी, फिर होता है यहाँ पर टेन, फिर होता है दोस्तों यहाँ पर कॉट होता है, देन इसके बाद सेक होता है, देन इसके बाद दोस्तों कोसेक होता है। ठीक है, ये जो 6 चीजें होती हैं इन्हीं पर पूरा का पूरा टिग्नोमेट्री डिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनको हम लोगों ने इनसे ही फॉर्मूले बनाएंगे, है ना। यहाँ से एक तो हमारे 6 फॉर्मूले तो ये हो गए नाम के, फिर एक फॉर्मूले हमारा बनता है जिनके सबके आगे यहाँ पर ए होता है। सब कुछ फॉर्मूले बनते हैं सबके आगे ए होता है, जैसे कि ए साइन, ए कॉस, ए टेन, ए कॉट, ए सेक और ए कोसेक। और कुछ फॉर्मूले इनसे बनते हैं हमारे ए साइन एच से, ए कॉस एच, ए टेन एच, ए कॉट एच, ए सेक एच और ए कोसेक एच। तो अलग अलग सिचुएशन पर इन फॉर्मूलेज का अलग अलग प्रयोग जहां पर किया जाता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पर, तो वो भी मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये टिग्नोमेट्री वाले हमारे फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं और मैथमेटिकल फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं हमारे टिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि टिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस में होता क्या है तो सुन लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस अगर देखा जाए तो हमारे 6 प्लस 6 प्लस 6 18 फंक्शंस ऐसे हैं जो कि हमें याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, है ना। 18 फंक्शंस तो ऐसे हैं जिन्हें हमें याद रखना ही रखना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, सबसे पहला हमारा साइन, फिर है दोस्तों कॉस, देन इसके बाद देखा जाए तो टेन, देन दोस्तों देखा जाए तो कॉट, अगला देखा जाए तो सेक, और नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर कोसेक। ठीक है, एक है हमारा ए साइन, ठीक है, दूसरा है हमारा ए कॉस, तीसरा है दोस्तों हमारा ए टेन, ठीक है, और अगला है हमारा ए कॉट, नेक्स्ट है हमारा ए सेक, और एक है हमारा ए कोसेक। ठीक है, ये क्या है दोस्तों हमारे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे फंक्शंस हैं, ये एक्चुअली में कुछ फंक्शन ये हैं और कुछ फंक्शन ये हैं। और कुछ फंक्शन हमारे होते हैं ए साइन एच एंड ए कॉस एच और ए टेन एच, ए कॉट एच और ए सेक एच और ए कोसेक एच। ये हमारे दोस्तों फंक्शन है। ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये 6 ये फंक्शन है, 6 ये फंक्शन है और 6 ये फंक्शन है ना जी। तो अब इनमें से किस फंक्शन का कब उपयोग होता है और किस फंक्शन को कब आंसर के तौर पर रखना है। ठीक है, तो सुन लीजिएगा जरा गौर से। यहाँ पर अगर आपके एग्जाम के अंदर हाइपरबोलिक वर्ड आता है, क्या आता है, हाइपरबोलिक। ठीक है,
क्या वर्ड आता है दोस्तों? हाइपरबोलिक अगर वर्ड आता है तो याद रखना कि एच वाला आंसर होगा, मतलब कि एच वाला, यहाँ इनमें से कोई सा भी एच वाला आंसर हो सकता है, ए वाला नहीं होगा और ये सिंपल वाला नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर, यदि प्रश्न के अंदर आर्क वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान सुनना, मैं एक हिंट बता रहा हूं आपको, यदि हाइपरबोलिक वर्ड दिखाई दे रहा है तो आपको बच्चों इनमें से कोई सा भी एक आंसर हो सकता है। यदि आर्क वर्ड दिखाई दे रहा है तो इनमें से भी कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, तो ये डिसाइड करेगा इनसे। दोस्तों यदि वहां पर साइन वैल्यू बोला है, साइन वैल्यू, तो आंसर क्या होगा? साइन फंक्शन। कॉस वैल्यू का बोला गया है वहां एग्जाम में, कॉस वैल्यू निकालने के लिए कॉस फंक्शन। टेंजेंट वैल्यू निकालने के लिए टेंजेंट, यहां सुनिएगा, टेंजेंट हमारा टेंजेंट वैल्यू निकालने के लिए टेन फंक्शन का उपयोग होता है। और कॉट वैल्यू के लिए हम लोग कॉट वैल्यू निकालने के लिए कॉट फंक्शन का, है ना, सेक वैल्यू निकालने के लिए सेक फंक्शन का, और कोसेक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो समझ में आ गई? अब इनमें से कब कौन सा फंक्शन उपयोग होगा? जिसकी वैल्यू निकालनी होगी। अगर कोसाइन वैल्यू है, अगर कॉस वैल्यू है, टेंजेंट वैल्यू है, कॉटेक वैल्यू है, सेक वैल्यू है और कोसेक वैल्यू है, तो इनमें से इनका उपयोग करेंगे। अब आपसे बोला गया है, अगर सिंपल सा आपने बोला है कि एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है 0.999 मान लीजिएगा ये, और आपसे पूछा गया है कि इस नंबर की कोसाइन वैल्यू निकाल कर बताइएगा। तो अब यहां पर क्या आ गया? साइन। तो यहां कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? साइन फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। और वहीं पर आपसे बोला गया कि इसकी, है ना, आर्क कोसाइन वैल्यू, क्या हो गया? आर्क कोसाइन वैल्यू। तो अब यहां पर कोसाइन तो है ही, कोसाइन से साइन से क्या पता चल रहा है? साइन होगा। अब साइन के साथ में क्या जोड़ेगा? आर्क, मतलब ए, तो यहां पर कौन सा आंसर बन जाएगा? ए साइन। ए साइन। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको चीजें समझ के रखनी है। ठीक है, तो आर्क कोसाइन, इसका आर्क साइन आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एंड सॉरी, ए साइन आंसर यहां पर हो जाएगा क्योंकि आर्क कोसाइन वैल्यू दी है। वहीं पर अगर बोला जाए कि इस वैल्यू की हाइपरबोलिक, क्या बोला जाए? इस वैल्यू की हाइपरबोलिक कोसाइन वैल्यू निकालिएगा। क्या है? कोसाइन वैल्यू। तो यहां पर फिर क्या आंसर बन जाएगा? ए साइन एच हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, साइन कब होगा, ए साइन कब होगा और ए साइन एच कब होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉस का होगा, ऐसे टेन का होगा, कॉट का होगा, सेक का होगा, कोसेक का होगा। बस एक मैंने समझाने की कोशिश करी, बाकी के आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो एक आध और मैं समझा के बता देता हूं। फटाफट से बता दीजिएगा दोस्त जी, फटाफट से बताइए। क्लियर है? चलिए, चीजें क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारे 80 फंक्शन ये कंप्लीट हो चुके हैं, और भी कुछ आएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बता दूंगा। ठीक है, और भी आएंगे। तो अब हम लोग यहां से करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे एबीएस फंक्शन की ओर। ठीक है, किस फंक्शन की ओर चलते हैं? एबीएस फंक्शन की ओर। एबीएस फंक्शन क्या करता है? विदाउट साइन के एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब कि कोई साइन आपको नहीं दिया जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू आपको वहां पर दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बताऊंगा चीजें। ठीक है, देखिएगा। चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है, और मान लीजिएगा यहाँ पर -50 है। ठीक है, अब मान लीजिएगा मैं यहाँ पर सम करता हूँ, इक्वल लगा के मैंने यहाँ पर सम करा, है ना, ब्रैकेट ओपन कर लिया और इनको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करा। तो यहाँ देखो माइनस का 40 आ रहा है, माइनस का 40 आ रहा है। बट मैं यहाँ पर अगर एवीएस फंक्शन को अप्लाई कर दूंगा, एवीएस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एवीएस फंक्शन को अप्लाई कर दिया,
और यहाँ पर इसके अंदर मैंने सम फंक्शन को अप्लाई किया और एंटर करूंगा तो देखिएगा यहाँ से आंसर वही आया 40 है, बट यहाँ से दोस्तों माइनस का साइन हट चुका है। तो एबीएस फंक्शन का जो उपयोग होता है वो माइनस के साइन को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि आप माइनस का साइन हटाना चाहते हैं तो आप एबीएस फंक्शन को यहाँ पर उपयोग करते हैं या एबीएस फंक्शन का मेरे दोस्तों यहाँ पर यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला है ए कॉस। कॉस वगैरह ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, ए कॉस एच, ए कॉट। देखो जी, ए कॉस आर्क कोसाइन को मींस कोसाइन वैल्यू होता है। आर्क कोसाइन का मतलब क्या होता है? कोसाइन वैल्यू होता है। ए कॉस फंक्शन का प्रयोग किसी वैल्यू की आर्क कोसाइन वैल्यू प्रदान करने के आर्क कोसाइन वैल्यू प्रदान करता है, जिसके बाद यूजर इस वैल्यू को रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता है। देखो जी, इतनी रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना ये अलग चीज हो जाती है ना। आर्क कोसाइन वैल्यू को कोसाइन वैल्यू कहते हैं, ये अलग चीज हो जाती है। बट यहाँ आंसर को सॉल्व करने के लिए आपको यही दो चीजें याद रखनी है। क्या है? एक तो आर्क कोसाइन वैल्यू को कोसाइन वैल्यू कहते हैं, और आर्क कोसाइन वैल्यू प्रदान करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो ए कॉस फंक्शन का उपयोग करते हैं। यहाँ जहां पर आर्क दिखाई दे समझ जाना यहाँ ए का उपयोग किया जाएगा। अब एच आ गया तो यहाँ पर हाइपरबोलिक आ जाएगा। देखो जी, ए आ गया हाइपरबोलिक। ठीक है, देखो जी, अब यहाँ से आर्क हट चुका है और यहाँ पर हाइपरबोलिक आ चुका है। लिखा है ना, यह फंक्शन किसी वैल्यू की इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, कॉट ए कॉट मतलब आर्क को टेंजेंट। देखो जी, आ गया आर्क को टेंजेंट। और ए कॉट एच होगा तो देखो जी, वो आ गया हाइपरबोलिक को टेंजेंट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाइपरबोलिक कोटेंजेंट आपकी समझ में यहां पर आ चुका है। ठीक है जी, आगे चल जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर सम इफ की। ठीक है, देखो जी, सम इफ यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जी, सम का मतलब यहां पर सिंपल सा होता है जोड़ना। देखो, है ना, सम का मीनिंग यहां पर क्या होता है दोस्तों? सम का मतलब यहां पर होता है जोड़ना। ठीक है, और इफ का मतलब होता है कंडीशन के आधार पर। ठीक है, तो पहले मैं सम यहां पर बता देता हूं, फिर आपको सम इफ बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है और यहाँ पर सैलरी है। जैसे मान लीजिएगा अकाउंट की सैलरी ये है, फिर अकाउंट की सैलरी ये है, फिर अतेंद्र की सैलरी यहाँ पर ये है, फिर शेरसी की सैलरी यहाँ पर ये है, फिर अकाउंट की सैलरी यहाँ पर ये है। मान लीजिएगा अगर आपसे बोला गया कि बता भाई डिपार्टमेंट ने अभी तक कितनी सैलरी दे दी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐड कर दीजिएगा, मतलब सम कर दीजिएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ जी, यहाँ पर समझिए। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको टोटल ऐड करना है तो आप सम का अप्लाई कर दीजिए। आपको पता है कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल लगाया जाता है। आप इस पूरे को एंटर करिएगा, यहाँ पर टोटल निकल कर आ जाएगा। लेकिन यदि आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि भैया जोड़ना तो है लेकिन सिर्फ अकाउंट वाली सैलरी जोड़ना है, तो फिर वहां पर आपको सम इफ का अप्लाई करना पड़ेगा। सम इफ वहां पर देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? है ना? क्लियरली समझ में आई बात कि नहीं आई दोस्तों? ठीक है, तो सम इफ का उपयोग कब करना पड़ेगा? तब वहां पर कंडीशन आ जाती है।
ठीक है, कंडीशन वहां पर आ जाती है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ऐसी कोई फाइल यहाँ पर ले लेता हूँ जिससे कि मैं कंडीशन के आधार पर चीजें आपको जो है वो कहीं ना कहीं बता पाऊँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कुछ होगा डेटा तो यहाँ से डेटा को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड जी मॉनिटर दीपक, हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं। चलिए, एंड यहाँ पर देखते हैं कुछ होगा तो। चलिए, ऐसा कुछ डेटा है नहीं। चलो जी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा होता तो मैं आप लोगों को बता देता। ठीक है, एंड अच्छा जी, एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने कोई चीज खरीदी है। ठीक है, कोई चीज खरीदी है और उसका अमाउंट ये है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीजों को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सम इफ का यहाँ पर उपयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेन मैं यहाँ पर ना क्या चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर मैं पेन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मेरा पेन को 2-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो जी, यहाँ पर पेन को मैंने रिपीट कर दिया। फिर कीबोर्ड को मैं रिपीट कर रहा हूँ हर 1-2 जगह। ठीक है, फिर मैं माउस को रिपीट कर रहा हूँ 1-2 जगह। ठीक है जी, ये है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, कुछ क्वांटिटी ले ली है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी क्वांटिटी ले लेते हैं माउस की हम लोग। हमने यहाँ पर ये चीजें खरीदी हैं। ठीक है, और ये, ठीक है, और इनकी रेट है वही ले लेते हैं। मान लीजिएगा हमारा पेन 10 रुपए का आया है और कीबोर्ड मान लीजिएगा 500 रुपए का आया हुआ है ना। यहाँ पर पेन फिर 10 रुपए का आया हुआ है, कीबोर्ड फिर 500 रुपए का आया हुआ है, पेन 10 रुपए का आया हुआ है, माउस मान लीजिएगा यहाँ पर हमारा 100 रुपीज का है, फिर 100 रुपीज का है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो जी, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला से हमारा टोटल निकल कर आता गया है। ठीक है, ये टोटल कैसे निकला है वो मैं अभी बताऊंगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया गया है। देखो से ना, जो प्रोडक्ट फंक्शन में अभी आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, प्रोडक्ट फंक्शन में ये चीज होती है। प्रोडक्ट फंक्शन में होता क्या है कि दोस्तों हम रेट और क्वांटिटी का टोटल पैसा कितना आया वो निकालते हैं। अब हमने अभी जैसे मान लीजिएगा ये बिल मेरे नाम से बना हुआ है। ठीक है, अभी इन इन चीजों को आप मत देखिएगा, ये जो चीजें हैं इन्हें आप लोग मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप इधर वाली चीजों पर यहाँ पर फोकस करिएगा। ये जो मैंने बिल बनवाया है, ये बिल मान लीजिएगा दोस्तों मुझे पैसे देने हैं, तो अब मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है कि टोटल मुझे पैसा कितना देना है। ठीक है, क्या है, मुझे यहाँ पर अब टोटल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल निकालने के लिए आप बताओ क्या करना होगा, बताओ भैया। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप में से कोई बच्चा बताएगा हमारा। टोटल निकालने के लिए आपको पता है, टोटल निकालने के लिए टोटल पैसा कितना मुझे देना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है सम फॉर्मूले का उपयोग करना होगा या नहीं करना होगा, जल्दी बताइए। तो मैंने यहाँ पर सम फॉर्मूले को अप्लाई किया और इनको सबको सिलेक्ट कर दिया, तो मेरे यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो यहाँ पर मेरा टोटल आ गया 1,32,150 रुपए मान लीजिएगा मुझे देने पड़ेंगे इतनी चीजें खरीदने के लिए मुझे। ठीक है, अब ये तो टोटल आ गया भैया कि 1,00,000 रुपए मुझे देना है। अब मान लीजिएगा ये तो टोटल आ गया, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूं। देखिएगा, कंडीशन ये है कि भाई टोटल तो आ गया, बट यहाँ सिर्फ है ना, सिर्फ पेन के लिए कितना रुपए दिया है, कितना है ना, रुपीस हमने दिया है। ठीक है जी, हमने दिया है। ठीक है जी, क्या बात है, यहाँ पर हमें ये याद रखना है। अब हमें यहाँ बताना है कि सिर्फ पेन के लिए हमने कितना दिया है, 1,32,150 में से पेन के लिए कितना दिया है। तो अब ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप चाहें तो सम से ही निकाल सकते हैं। ये टोटल भी आप सम से ही निकाल सकते हैं, सम लगाकर ही निकाल सकते हैं। बट सम से निकालने के लिए आपको यहाँ एक एक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है कॉमा, फिर हमारा सम, फिर हमारा पेन का क्वांटिटी कहाँ, यहाँ पे है कॉमा, फिर हमारा पेन कहाँ, यहाँ है कॉमा, फिर हमारा पेन कहाँ, यहाँ है। ऐसा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बट मेरे और एक और रह गया आई थिंक, है ना, कीबोर्ड ले लिया मैंने पेन हटा के, है ना, ये है हमारा पेन। ठीक है, एंड एक्चुअली देखो जी, सही है ना, एक पेन ये रहा, दूसरा पेन ये रहा, तीसरा पेन ये रहा, चौथा पेन ये रहा, और तो नहीं है, नहीं है।
ऐसा करके आप आंसर निकाल सकते हैं सही, बट ये तो छोटा सा डेटा है इसलिए आप ये 1 बाई 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिएगा बहुत बड़ा डेटा है तो फिर ये तरीका सही नहीं है और एक्सेल इस इन तरीकों को नहीं मानता है। अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं तो भैया इन तरीकों को एक्सेल नहीं मानता है। आप एंटर करेंगे, हमने टोटल पेन के लिए पैसे दिए 650 रुपए। लेकिन यदि आप ऐसे 1 बाई ना करके आप एक फॉर्मूला है सम इफ का, कंडीशन लगा के भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं और वही सही तरीका है इन चीजों को कैलकुलेट करने का। अब आप यहाँ पर ये लगाएंगे सम, तो वहां पर उसका सिंटेक्स है सम हुआ, क्राइटेरिया हुआ और सम ऑफ रेंज हुई। तो सबसे पहले आपको रेंज देनी है। रेंज मतलब कि वो प्रोडक्ट के नाम, कहां से आपको पेन को जोड़ना है, तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट के नाम हमने दे दिए कॉमा। उसके बाद आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब इतनी जो चीजें हैं इनमें से किसका ऐड आपको निकालना है। इसमें से क्या पेन का ऐड निकालना है, हाँ तो पेन पर क्लिक कर दीजिए। इसमें से यदि कीबोर्ड का निकालना है तो कीबोर्ड पर क्लिक कर दीजिए। इसमें से अगर आपको माउस का निकालना है तो माउस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने पेन का निकालना है कॉमा। अब ये जो पेन का टोटल निकालना है वो कहां से निकालना है, आपको पता है पेन का टोटल हमें यहां से निकालना है। ठीक है, निकालना है कि नहीं निकालना, क्योंकि यही तो वैल्यू है। और हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए वही आंसर आया 650। इसने सिर्फ पेन को ऐड करके हमें बता दिया। अब मान लीजिएगा आपको कीबोर्ड का निकालना है, तो जहां पर आपने पेन वाला सेक्शन रखा था क्राइटेरिया, आप कीबोर्ड वाला क्राइटेरिया रख दीजिए, एंटर करिए। तो हमारा जो 62,000 जो आया है वो कीबोर्ड का आया है। समझ में आ रही बात कि नहीं। ऐसे आप 1 सेकंड में सबका अलग अलग यहाँ निकाल सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सम इफ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो आई थिंक आशा करता हूँ सम इफ समझ में आ गया होगा। वैसे ही सब टोटल होता है। सम इफ से ओनली सम इफ वाली कंडीशन, जोड़ने वाली कंडीशन को ही अप्लाई किया जा सकता है। बट सब टोटल में एवरेज की कंडीशन को अप्लाई किया जा सकता है, काउंट की को कर सकते हैं, काउंट ए कर सकते हैं, मैक्स मिनिमम सम, इन सब को अप्लाई कर सकते हैं हम एवरेज के अंदर, सॉरी सब टोटल के अंदर। ये बात आप याद रखिएगा। एग्रीगेट में भी ऐसा ही होता है, सम में भी ऐसा ही होता है, एग्रीगेट में भी ऐसा ही होता है। और एग्रीगेट के अंदर यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे इग्नोर जीरो अगर लिखेंगे तो इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना, ये थोड़ा सा एडवांस चीजें हैं। अरेबिक मतलब की होता है किसी नंबर को, रोमन नंबर को आप अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अरेबिक फंक्शन का मतलब होता है। तो दोस्तों रोमन नंबर को अरेबिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे अरेबिक क्या होते हैं, रोमन क्या होते हैं। दोस्तों अरेबिक नंबर जो होते हैं वो हमारा 1 है ना, (2, 3) ऐसे ही ये जो नंबर होते हैं है ना, इन नंबरों को हम लोग बोलते हैं अरेबिक नंबर। जैसे 9 तक है ना, इनको कौन से नंबर बोलते हैं, अरेबिक। एंड यहाँ पर रोमन नंबर जिन्हें कहा जाए, सॉरी रोमन, ठीक है, रोमन कहा जाए तो हमारा ये फर्स्ट हुआ एंड ये सेकंड हुआ एंड ये हमारा थर्ड हुआ है ना, ये हमारा फोर्थ हुआ। इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग जो है रोमन नंबर कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ रोमन अरेबिक नंबर ले रहा हूँ, ऐसे सुन लीजिएगा। वैसे इन्हें हटा देते हैं हम लोग एंड यहाँ से हम लोग है ना, चलेगा। मैं यहाँ पर रोमन नंबर ले रहा हूँ और उन्हें अरेबिक नंबर ले रहा हूँ, उन्हें रोमन नंबर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, या फिर रोमन नंबर ले रहा हूँ अरेबिक में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं क्या है। हम लोग यहाँ पर अरेबिक नंबर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, अरेबिक नंबर को, रोमन नंबर को अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करते हैं, रोमन नंबर को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, रोमन अरेबिक को रोमन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल लेते हैं और रोमन कर देते हैं। यहाँ रोमन, रोमन लिया नंबर, देखते हैं कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। जी हो गया कन्वर्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2 ले लिए हैं, तो इनको सिलेक्ट करते हैं एंड फिल हैंडल का उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 9 तक ले लेते हैं ना, हाँ 100 तक ले लेते हैं, 100 तक, ठीक है। तो देखते हैं 100 तक रोमन नंबर आपको आज तक पता नहीं चलेंगे। आज कुछ सेकंड में मैं 100 तक रोमन नंबर लिख दूंगा। कुछ सेकंड में लिखने वाला हूं मैं 100 तक रोमन नंबर, ठीक है। देखिएगा ये मेरे हमारे यहाँ पर रोमन नंबर हो चुके हैं, अरेबिक नंबर नहीं, अरेबिक। अब अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल लगा के रोमन नाम का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। रोमन, रोमन मैंने लगाया, अरेबिक नंबर दिया रेफरेंस के तौर पर, कॉमा एंटर किया और फिल हैंडल का उपयोग किया।
तो देखिएगा ये सारे रोमन नंबर आ चुके हैं। 100 का रोमन नंबर हमारा होता है, मैं बता देता हूँ सी। 100 का रोमन नंबर सी होता है। देखिएगा इस तरीके से ये रोमन नंबर चलते हैं, याद रखिएगा। तो यदि आपको याद ना हो, बहुत सारे बच्चों को याद भी होंगे, है ना। यहाँ पर 10 को हम लोग एक्स बोलते हैं, 20 को हम लोग डबल एक्स बोलते हैं, 30 को ट्रिपल एक्स बोलते हैं, और 40 को यहाँ एक्स एल बोलते हैं, एंड यहाँ पर 50 को एल बोलते हैं, एंड यहाँ पर दोस्तों 60 को क्या बोलते हैं, 60 को एल एक्स बोलते हैं, एंड 70 को एल डबल एक्स बोलते हैं, 80 को एल ट्रिपल एक्स बोलते हैं, 90 को एक्स सी बोलते हैं, और 100 को सी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रोमन नंबर ऐसे आगे भी चलते जाते हैं। अब आप रोमन नंबर को वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं अरेबिक नंबर में, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पर अरेबिक फंक्शन को उपयोग करना होगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इक्वल लगाता हूँ, और यहाँ पर अरेबिक फंक्शन अप्लाई करता हूँ। ये रहा हमारा अरेबिक, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करूंगा, तो देखिएगा ये हमारे सारे के सारे रोमन नंबर अरेबिक नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो रोमन और अरेबिक में आपको अंतर पता होना चाहिए। ए साइन मैं बता रखा हूं, यह फंक्शन किसी साइन वैल्यू की आर्क साइन वैल्यू रिटर्न करता है। ए साइन एच हाइपरबोलिक साइन वैल्यू रिटर्न करता है। ए टेन आर्क टेंजेंट वैल्यू रिटर्न करता है। ए टेन टू जो होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेटर की आर्क टेंजेंट रिटर्न करता है ना। यहाँ पर ऊपर वाले में एक्स वाई नहीं है, नीचे वाले में एक्स वाई है। ए टेंजेंट हाइपरबोलिक टेंजेंट आ जाएगा। बेस फंक्शन जो होता है दोस्तों, किसी भी नंबर के बेस के आधार पर नंबर को कन्वर्ट करता है। बेस फंक्शन, यदि आप रात में लाइव आए हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप रात में लाइव आए हो तो आपको एक चीज पता होगी, है ना। यदि आप नाइट में, दोस्तों मैंने यूट्यूब पर लाइव पढ़ाया था आप लोगों को, यदि आप वहां पर लाइव आए हो तो वहां एक चीज आपको समझ में आई होगी। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, है ना। या फिर आपने बच्चों हमारा फंडामेंटल के वीडियो सही से देखे होंगे, तो वहां पर मैंने एक नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया था आपको, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक, ठीक है। उसमें मैंने कन्वर्जन एक टॉपिक पढ़ाया था, कन्वर्जन, ठीक है जी। जैसे आपको पता है वहां पर एक हमारा बाइनरी नंबर होता है, गौर से सुन लीजिएगा। एक दोस्तों वहां पर हमारा ऑक्टल नंबर है ना, एंड डेसिमल है सॉरी, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल, और एक है हेक्साडेसिमल। बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल, है ना, ये हमारे नंबर हैं। जी ये नंबर है। अब आपको पता है इन नंबरों का कन्वर्जन होता है। जैसे आप चाहें तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर ऑक्टल को वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बाइनरी नंबर को किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप डेसिमल को वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। फिर साथियों आप बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर आप हेक्साडेसिमल को वापस बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कन्वर्जन ये रहा। दूसरा कन्वर्जन हमारा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टल नंबर है, उसे आप चाहें तो डेसिमल में भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल को वापस आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपका कोई ऑक्टल नंबर है, उसे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने को पेपर में आ सकता है, या हेक्साडेसिमल को वापस ऑक्टल में आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और कन्वर्जन हो सकता है हमारा डेसिमल वाला। डेसिमल को हम लोग जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल में। फिर हेक्साडेसिमल वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता है। इतने सारे कन्वर्जन हमारे होते हैं। आपको पता है इसका बेस कितना होता है 2, इसका बेस कितना होता है 8, इसका बेस कितना होता है हमारा 10, और इसका बेस कितना होता है 16। दोस्तों ये इनसे इसमें कन्वर्ट करने का वैसे पेन पेपर पर एक मेथड है, बट एक्सेल के अंदर फॉर्मूले होते हैं। जैसे इसका कन्वर्जन का फॉर्मूला जो है वो है बाइनरी BIN2OCT, बाइनरी से चलना है, या फिर यहां पर एक और हो सकता है OCT to VIN, सिंपल। यहां पर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना मतलब BIN to DEC,
या फिर डेसिमल से वापस बाइनरी में जाना है तो DEC2BIN। यहां पर क्या होगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल मतलब BIN2HEX, और वापस हेक्साडेसिमल से बाइनरी चलना है तो HEX2VIN। ये सारे के सारे एक्सेल के अंदर फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप समझ में आ रही है कैसे बना रहा हूं मैं, कि पहले पहले 3 वर्ड उठाता जा रहा हूं। ऑक्टल टू DEC, OCT टू HEX, DEC टू HEX, ऐसे। और इधर से चलना है तो DEC टू OCT, HEX टू OCT, HEX टू DEC। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस ये हमारे हो सकते हैं। इन फंक्शनों को आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि यहां पर मैं लिख कर ही बता देता हूं, ऑक्टल टू डेसिमल, OCT टू DEC, और डेसिमल से वापस ऑक्टल मतलब DEC टू OCT। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियरली समझ में आना चाहिए। जरा कमेंट में बताते जाना हर चीज को। आगे है हमारा OCT टू HEX और HEX टू OCT। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों यहाँ पर DEC टू HEX, और हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो HEX टू OCT। ये है हमारे सारे कन्वर्जन, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 प्रकार के कन्वर्जन है। तो 12 प्रकार के ही फॉर्मूले हैं जिससे आप एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इतने सारे फॉर्मूले से जो काम होगा, इतने सारे फॉर्मूले से जो काम होगा, वह काम सिर्फ एक फॉर्मूले से भी हो सकता है, वो है हमारा बेस फंक्शन। बस आप बेस लगाइए और उसी में आप कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपने बेस 2 दिया है तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने बेस 8 दिया है तो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि आपने बेस 10 दिया है तो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बेस आपने 16 दिया है तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मैं यहां पर ले लेता हूं, मान लीजिएगा एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। हाँ जी, एक डेसिमल हमारा नंबर है। कौन सा डेसिमल नंबर है, मान लीजिएगा यहां पर मैं ले लेता हूं, हमारा एक डेसिमल नंबर है 98, ठीक है। अब इस 98 डेसिमल नंबर को अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, किस किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, सबसे पहले इसे मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं इक्वल लगाता हूं और बेस फंक्शन को अप्लाई करता हूं, ठीक है। बेस फंक्शन को मैंने यहां पर अप्लाई करा और मैंने ये नंबर दे दिया कॉमा, और मैंने यहां पर क्या लगा दिया, 2 लिख दिया, रेडिक्स, रेडिक्स की जगह पर बेस 2 लिख दिया। अब जैसे ही बेस 2 लिखा है इसका मतलब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसे मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिएगा। अब मैं चलता हूं इसे, अब फिर मैंने बेस फंक्शन यहां पर अप्लाई किया, गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चा। अब मैंने फिर यहां पर बेस फंक्शन अप्लाई किया और मैंने ये नंबर दिया, ये नंबर दे दिया कॉमा। अब हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16, 16 मैंने बेस लगा दिया, एंटर करा, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगला फिर बेस फंक्शन अप्लाई करता हूं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके मैं क्या करता हूं, उस नंबर पर क्लिक करता हूं और कॉमा लगा के फिर मैं इसे ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, 8 कर देता हूं और एंटर करता हूं, तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, और डेसिमल ये खुद है, समझे, सब में कन्वर्ट कर दिया। अब इस यही काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है, कैसे, अब मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, दिया किस में है, डेसिमल में, ठीक है। तो भैया डेसिमल में दिया है तो क्या होगा, DEC होगा कि नहीं होगा, DEC, और 2 लगाओगे, और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में BIN, होगा कि नहीं होगा। अभी हाल ही में मैंने बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर नोटिस करिए, अभी हाल ही में बताए थे, है ना। बाइनरी से यदि आप, सॉरी डेसिमल से यदि आप बाइनरी में चलना चाहते हैं तो DEC टू VIN, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ चीजें जो है वो याद रखनी है, बस करना कुछ भी नहीं है आपको। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आप करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले बनाकर आपको देखने हैं कि फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूं, ये हमारा हो गया।
अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, किस पर, हमारे नंबर पर, ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्ट होगा और मैं एंटर कर देता हूं। देखिएगा क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है। ये मैंने बेस फंक्शन का उपयोग करके करा और ये मैंने साथियों DEC2VIN का उपयोग करके करा। बस है एक ही चीज, बस यहाँ पर बेस का मतलब सिर्फ एक फंक्शन से सारे काम हो रहे हैं और वहां पर अलग अलग फंक्शन से सारे काम हो रहे हैं। तो आशा करता हूं यहाँ पर मैंने आपको इतने सारे फंक्शंस है ना, 6 और 6 12 और एक 13 फंक्शन ये आपको समझा दिए हैं छोटी सी मेथड के द्वारा। छोटी सी मेथड मैंने आपको उपयोग की है, छोटा सा मैंने आपको ट्रिक उपयोग की है और आप आसानी से ये सब कुछ समझ चुके हैं। आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे आगे कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन मतलब कि कोसाइन वैल्यू ना ही यहाँ आर्क आएगा और ना ही यहाँ पर हाइपरबोलिक आएगा। ठीक है, दा में धा कैसे लगाते हैं? अरे यार ऋचा जी, दा में धा कैसे लगाते हैं? चलो जी भैया मैं इनका दा में धा बता दूं एक्चुअली में। देखो जी, पहले तो आप मंगल करिएगा, दा बनाइएगा। ठीक है, दा बनाइए, दा में नीचे हलंत लगाइए और धा बना दीजिएगा, तो आपका दा में धा बन जाएगा। ठीक है, हाँ हलंत लगा के बन जा। अरे यार दा में धा तो ऊपर से ही आ जाता है ना, डायरेक्ट ही आ जाता है इधर से कहीं से, ये रहा आ रहा है। अरे लगाना नहीं है भैया, ये आ रहा है। आई थिंक कितने से आता है, सॉरी, हाँ जी इससे आ रहा है 8 से। 8 को शिफ्ट के साथ दबाइए, दा में नीचे धा ऑटोमेटिकली आता है। 8 के साथ शिफ्ट के साथ आप 8 को दबाइए तो दा में धा ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर मूव करते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर अदर सम इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस हैं, जैसे एवरेज इफ, जैसे सम इफ था वैसे एवरेज इफ होता है, आपको जाने आवश्यकता नहीं है। सेल फंक्शन सेल की इंफॉर्मेशन आपको देता है कि सेल का कंटेंट कौन सा है, कौन सी चीजें हैं। यहाँ पर एरर है, कुछ एरर के टाइप आपको याद करने पड़ेंगे साथियों। हाँ आर करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर नल एरर जो इनकरेक्ट सेल एड्रेस के लिए होता है, डिवाइडेड बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो वैल्यू, अगर आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तब आ जाता है। एंड ठीक है जी, जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड यहाँ वैल्यू में फॉर्मूला एंड फंक्शंस आते हैं, रेफरेंस रेफरेंस के अंदर यहाँ पर रेफरेंस एंड रेफरेंस आता है। और नेम एरर में यहाँ फंक्शन स्पेलिंग मिस्टेकली होता है, नम जो है अनसपोर्टेड नंबर पे होता है, एन डिवाइडेड इन नॉट वैल्यू होता है। और ये इन नंबरों के कोड है। अगर पूछा जाए 8 कोड किस एरर का है, तो रेफरेंस वाले एरर का है, तो ये एरर के कोड आपको याद रखना है। ये हमारे एरर टाइप के फंक्शंस के हैं, जैसे एरर डॉट टाइप। ठीक है, तो एरर डॉट टाइप से एरर का कोड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एरर डॉट टाइप से एरर का कोड प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एरर डॉट टाइप फंक्शन में आप नम लगाए तो 6 आंसर आ जाएगा। एरर डॉट टाइप में आप हैज एंड डिवाइडेड ए का रेफरेंस दिए तो 7 आ जाएगा, ये चीज है ना। हाँ, INFO फंक्शन जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये एंड वाला जितने भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं याद रखना, इनमें कुछ कंडीशंस काम करती हैं। जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनके अंदर क्या काम करती हैं साथियों? कंडीशन। ठीक है, तो हर एक अपनी की एक सिचुएशन होती है, हर एक फॉर्मूले की एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है। अगर वो आप याद रख लेंगे तो उसका मतलब उसका स्टेटमेंट यदि आपको याद रहेगा पर्टिकुलर फॉर्मूले का, तो आप आसानी से अपने क्वेश्चनों के यहाँ पर एग्जाम में जवाब दे सकते हैं। अगर आप उसका सिंटेक्स और या उसका फॉर्मूले का फंक्शन आपको याद नहीं होगा तो साथियों आपको प्रॉब्लम हो जाएगी जवाब को देने में। अब यहाँ पर एंड क्या कहता है? एंड ये कहता है कि जितने भी लॉजिकल पहले तो मैं बता देता हूँ, जितने भी लॉजिकल फंक्शन है या तो वो ट्रू में आंसर देते हैं या फिर वो फॉल्स में आंसर देते हैं। अब यहाँ डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन कब ट्रू देता है और कब फॉल्स देता है। तो हम लोग एंड पर बात करते हैं, तो एंड में मिनिमम 2 स्टेटमेंट होती हैं, 2 स्टेटमेंट होती हैं। इन दोनों की दोनों स्टेटमेंट जब तक ट्रू नहीं हुई तब तक आंसर आपका ट्रू नहीं निकलेगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए।
ठीक है, तभी आंसर ट्रू निकलता है, अदरवाइज आंसर जो है फॉल्स निकलता है। ठीक है, लिखा है कि यदि सभी कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू, और यदि उन सभी कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स रिटर्न होगा। अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू निकलेगा, यदि एक भी फॉल्स निकलती है तो आंसर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम आपको बताता हूँ यहाँ पर करके, ठीक है, देखिएगा मैं अप्लाई करके बताता हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक डेटा एंट्री वाला कुछ ऐसा डेटा ले लेते हैं जिस पर हम लोग चीजें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा मान लीजिएगा यहाँ पर हमारा डेटा है, ठीक है, यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ एंड एंड लगाना है। एंड क्या लगाना है, कंडीशन लगानी है मुझे यहाँ पर, या फिर ऐसे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी है। ध्यान सुनिएगा कि एक कंडीशन यहाँ पर है, मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है 20, है ना। मान लीजिएगा यहाँ कोई ए व्यक्ति है और यहाँ पर कोई बी व्यक्ति है और यहाँ पर लिखा है मान लीजिएगा 30। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, कुछ कंडीशन मैंने यहाँ लगाने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ इक्वल लिया और यहाँ पर हमने एंड टाइप कर दिया। ठीक है, इक्वल ले लिया, एंड टाइप कर दिया। अब हम लोग यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो वैल्यू है, क्या बात है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो मान लीजिएगा ग्रेटर देन है 10 से। ठीक है, मैंने क्या कंडीशन लगाई, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, 10 से, कॉमा। अब मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये लेने के बाद में अब यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि भैया ये जो वैल्यू है मान लीजिएगा ये लेस देन है मान लीजिएगा 100 से। क्या यहाँ पर दोनों कंडीशन सही ट्रू अप्लाई हो रही है या फॉल्स हो रही है, बताओ भाई। यहाँ पर जो दोनों कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब इसका कहना है कि जी, यहाँ पर G15 यानी ये जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, तो आपको पता है ये 20 है, ये 10 से बड़ी है। अब यहाँ पर देखते हैं H15 में ये जो वैल्यू है मतलब 30 वो 100 से छोटी है, तो क्या 100 से छोटी है, जी बिल्कुल छोटी है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन सही हो रही है, इसका मतलब वो आंसर जो है वो ट्रू दे देगा। यदि मैं इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स करता हूँ, नोटिस करिए, यदि मैं इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोल लिया, सॉरी यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये H15 यानी 13 जो है वो 100 से बड़ा है, नहीं है 100 से बड़ा। एंटर करूंगा तो देखो फॉल्स आ गया, जिसमें से एक कंडीशन सही थी और एक कंडीशन गलत थी, तो उसने फॉल्स दे दिया है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है ना जी। चलेगा, अब मैं यहाँ पर फॉल्स पर बात करता हूँ। एक फॉल्स नाम का एक हमारा और फॉर्मूला है। फॉल्स फॉर्मूला मेरे दोस्तों, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो फॉल्स ही देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ फॉल्स वाला। अब यहाँ पर आ जाइए, मैंने लिया ये जो वैल्यू है, ध्यान सुनिएगा, ये जो वैल्यू है ये मान लीजिएगा लेस देन है किससे, मान लीजिएगा 10 से, है ना। ये वैल्यू है लेस देन 10 से, तो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन गलत हो गई, एंटर करूंगा। फॉल्स मुझे लगता है यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं रहा है, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं फॉल्स। हाँ ये रहा फॉल्स, नहीं सिंटेक्स वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, चलेगा। आगे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फॉल्स क्या करता है, फॉल्स एक ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, क्या होती है हमारी फॉल्स जो है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो फॉल्स होने पर ट्रू होने पर भी फॉल्स देती है और फॉल्स होने पर भी फॉल्स देती है। चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो और चाहे फॉल्स हो, वो फॉल्स ही मिलेगा। आगे हम आ जाते हैं इफ एरर पर बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चा, पहले आप लोग यहाँ पर एरर देख लीजिएगा, फिर हम लोग इफ एरर पर यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, हाँ, MS एक्सेल के अंदर कुछ एरर होते हैं। क्या होते हैं, कुछ एरर होते हैं जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। MS एक्सेल के अंदर कुछ एरर होते हैं, अगर वो एरर है तो ये ट्रू देता है, और यदि वो एरर नहीं है तो वो क्या दे देता है, फॉल्स दे देता है। इस इफ एरर को मैं अभी छोड़ के चल रहा हूँ, आपको एरर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। इफ एरर को भी मैं छोड़ के चल रहा हूँ। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नॉट फंक्शन पर। ठीक है, कहां पर चल जाते हैं साथियों, अब हम चल जाते हैं हमारे नॉट फंक्शन पर। नॉट फंक्शन भी क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है। चाहे आपका ट्रू हो या फॉल्स हो, वो फॉल्स में ही आंसर देता है। सभी कंडीशन में से यदि एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो और फंक्शंस जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। यदि वह सभी कंडीशन फॉल्स होंगी तभी
यह फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब और जो फंक्शन होता है वो हमारे एंड के जस्ट अपोजिट होता है। एंड ये कहता है कि सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तभी जाके हम लोग ट्रू देंगे, लेकिन ये और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लोग फॉल्स दे देंगे। ये और फंक्शन इसके अपोजिट चल रहा है। ये और फंक्शन ये बोल रहा है कि भैया अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग ट्रू देंगे, और यदि सभी की सभी कंडीशन फॉल्स हुई तभी ये फॉल्स देंगे, अदरवाइज फॉल्स नहीं देगा, है ना। आगे आते हैं एक्स और पर बात कर लेते हैं। एक्स और को दोस्तों यहाँ पर एक्स और के अंदर एक्स का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव। क्या होता है? एक्स और के अंदर यहाँ पर एक्स का फुल फॉर्म जो है वो एक्सक्लूसिव होता है। यदि दो स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो एक्स और फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने पर ये फॉल्स देगा। देखो और फंक्शन अलग है और एक्स और अलग है। और फंक्शन ये कहता है कि मान लीजिएगा दो कंडीशन है और दो कंडीशन में से एक भी ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन दोनों की दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं तो वो फॉल्स देगा। इसके अपोजिट है ये एक्सऑर। एक्सऑर की कंडीशन और की कंडीशन एक तो मैच करती है कि अगर दो या मान लीजिएगा दो या दो से अधिक कंडीशंस हैं, उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू देगा। ये और भी बोलता है, ये एक्स और भी बोलता है। बट और बोलता है कि दोनों की दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, और दोनों की दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलने ही वाला है। लेकिन एक्स और ये कहता है कि भैया अगर दोनों की दोनों फॉल्स हैं तो फिर रिटर्न में ट्रू आएगा। यहां उल्टा काम होगा। थोड़ा सा यहां पर चीजें जो है वो उल्टी चलने वाली है। समझ में आई बात कि नहीं आ गई भाई? चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर मूव करते हैं। अब हम आते हैं, हमारे जो फंक्शंस आ चुके हैं वो आ चुके हैं दोस्तों टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन का मतलब होता है, देखिएगा फंक्शंस की यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा। फंक्शंस की साथियों यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। हाँ, देखा जाए तो यहाँ फंक्शंस की जो है वो अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ फंक्शंस की कैटेगरीज, देखिएगा ध्यान सुनिएगा और समझ लीजिएगा। देखो जी, ये हमारी फंक्शंस की कैटेगरी आपको यहाँ नजर आ रही होंगी, देखिएगा। तो फंक्शंस की यहाँ पर कैटेगरी है, जैसे लिखा फंक्शंस लाइब्रेरी। तो देखो जी, यहाँ पर फंक्शंस की कैटेगरी लिखी हुई है। यहाँ पर इसके अंतर्गत जितने फंक्शंस आएंगे उसे हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। इसके अंतर्गत जितने फंक्शंस आएंगे वो लॉजिकल फंक्शंस रहेंगे। ये हमारे टेक्स्ट फंक्शंस रहेंगे। ये साथियों हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस रहेंगे। ये लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन है। ये मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, नोटिस करिएगा यहाँ पर कैटेगरी, एक यहाँ स्टैटिकल फंक्शंस की कैटेगरी है, इंजीनियरिंग फंक्शंस की कैटेगरी है, कब है, इंफॉर्मेशन है, कैपेबिलिटी है, वेब है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस की कैटेगरी है। तो कई बार तो एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि बता भाई एंड फंक्शन किसके अंतर्गत आता है, एंड फंक्शन किस कैटेगरी में आता है। तो एंड फंक्शन जो है लॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एंड फंक्शन किसकी कैटेगरी में आता है दोस्तों? लॉजिकल। जैसे कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे और आप लॉजिकल फंक्शंस के अंदर यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एंड देखने को मिलेगा। ये रहा एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ एनी, इफ एस, नॉट, और स्विच, ट्रू, एक्स और, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो लॉजिकल फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं, है ना। मतलब ऐसे फंक्शन जहां पर ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज काउंट होती हैं उन्हें हम लोग लॉजिकल फंक्शंस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। और मैं एक और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शन में है एक्सीडेंट है, ये सारे के जो फंक्शंस हैं वो हमारे फाइनेंशियल फंक्शंस में। एक बार आपको यहाँ पर इन्हें पढ़ के देखना पड़ेगा। अभी हाल ही में मैं भी आप लोगों को इनमें से इंपॉर्टेंट निकाल के बता दूंगा, टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शंस हैं ये सारे के सारे, है ना। बात टेक्स्ट, चार, क्लीन, कोड, है ना, कॉन्टेक्ट, डॉलर, एग्जैक्ट, फाइंड, फिक्स्ड, लेफ्ट, लेंथ, लोअर, माइंड, नंबर, वैल्यू, प्रॉपर, है ना, रिप्लेस, रिपीट, राइट, सर्च, है ना, सब टोटल, टी, टेक्स्ट, है ना, एंड यहाँ पर टेक्शन, ट्रिम, यूनिचार, यूनिकोड, अपर और वैल्यू, ये सारे के सारे जो हमारे टेक्स्ट फंक्शन है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, फंक्शंस जो अब ये टेक्स्ट फंक्शन है, इसका मतलब है कि इसके सारे के सारे फंक्शन किस पर अप्लाई किए जाएंगे? टेक्स्ट पर, है ना। मान लीजिए डेट एंड टाइम फंक्शन है तो सारे के सारे फंक्शंस किस पर अप्लाई होंगे? डेट एंड टाइम पर।
यानी यहां पर इन फंक्शंस में जो रेफरेंस दिया जाएगा, है ना, जैसे टेक्स्ट फंक्शन है, इस टेक्स्ट फंक्शन में जो रेफरेंस दिया जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, वो एक्चुअली में टेक्स्ट वाला ही रेफरेंस रहेगा, है ना। टेक्स्ट के अलावा आप नंबर टाइप का रेफरेंस उसके अंदर नहीं दे सकते। ठीक है जी, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? चलिए आगे आते हैं, हम अगले फंक्शंस पर बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर। अब हम यहाँ पर आते हैं बात टेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। यानी किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बात फंक्शंस का उपयोग करते हैं, बात टेक्स्ट फंक्शंस का उपयोग करते हैं। मतलब कोई भी टेक्स्ट को आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे हम आ जाते हैं CHAR। CHAR फंक्शन को हम लोग कैरेक्टर फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैरेक्टर। मतलब कि ये जो 4 फंक्शन है और हमारा कोड फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। मतलब 4 फंक्शन में क्या किया जाता है, हम लोग कैरेक्टर से नंबर 4 फंक्शन में क्या किया जाता है दोस्तों, नंबर से कैरेक्टर प्राप्त किया जाता है ना। कोई नंबर दिया रखा है ना, कोई नंबर है और उस नंबर का हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, टेक्स्ट कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ABCD, ए से लेकर जेड तक जो होते हैं उन्हें हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। तो CHAR फंक्शन क्या करता है, नंबर से कैरेक्टर देता है। वहीं पर कोड फंक्शन क्या करता है ना। कोड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, कोड फंक्शन जो है हमारा वो कैरेक्टर से नंबर देता है। क्या देता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है ना उससे आपको नंबर देता है। ठीक है, तो कोड मतलब नंबर प्राप्त होगा, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर प्राप्त होगा। CHAR मतलब कैरेक्टर यानी कैरेक्टर प्राप्त होगा, और कोड मतलब कि यहाँ पर कोड प्राप्त होगा। सिंपल सी वाली बात है, ठीक है जी, है ना। कैरेक्टर प्राप्त करने के लिए हम लोग CHAR फंक्शन का उपयोग करते हैं और कोड प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कोड फंक्शन का उपयोग करते हैं। देखो जी, एक्सेल के अंदर तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मली यहाँ देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो जी मैंने यहाँ पर एक मान लीजिएगा यहाँ पर मैं कैरेक्टर टाइप कर लेता हूँ कुछ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक 80 टाइप कर रखा है, एक 20 टाइप कर रखा है, यहाँ A है और B है। अब हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं, इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर CHAR फंक्शन अप्लाई करते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर फंक्शन हमने अप्लाई किया। अब कैरेक्टर फंक्शन क्या देता है, कैरेक्टर देता है, तो उसके लिए हमें नंबर देना होगा। तो हमने रेफरेंस में नंबर दिया 20 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर करा। तो देखो जी, इसने एक कैरेक्टर दे दी ये वाला, क्योंकि 20 ये वाला कैरेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और CHAR फंक्शन फिर अप्लाई करता हूँ, और अब यहाँ पर हम फिर कैरेक्टर प्राप्त करने वाले 80 का। 80 नंबर पर कौन सा कैरेक्टर आता है, एंटर करते हैं, देखो P आता है। ठीक है, 80 नंबर कंप्यूटर के अंदर अगर आप 80 लिखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक है, वैसे यदि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कोड फंक्शन अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर कोड फंक्शन अप्लाई करा, और कोड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हम कोड प्राप्त करते हैं, तो हमें यहाँ पर कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो मैं B यहाँ पर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो 98 आ गया, यानी B को हम 98 बोलते हैं। और यहाँ पर एक और अप्लाई करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ, कोड फंक्शन अप्लाई करते हैं और हम A पर अप्लाई करते हैं। A कितने नंबर पर आता है, तो A 97 वैल्यू होती है। A की वैल्यू 97 है, B की वैल्यू 98 है और 80 की वैल्यू हमारी P है। तो भैया अब आप जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, आपके पेपर के अंदर जो आपका एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया कि बता भाई यहाँ पर 78 किसके लिए अप्लाई होता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वल है और CHAR है और यहाँ पर 78 है, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या हुआ। तो क्या वहां एग्जाम में आपको एक्सेल की सीट मिलेगी, बताइए। एग्जाम के अंदर आपको एक्सेल की सीट तो नहीं मिलने वाली है, और यदि एग्जाम के अंदर आपको एक्सेल की सीट नहीं मिलने वाली है तो फिर इसे आपको पेन और पेपर पर याद करना पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ पर कितनी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वैसे मैं ये चीज पढ़ाया हूँ आप लोगों को, है ना जी। फंडामेंटल के जो मैंने आप लोगों को कन्वर्जन पढ़ाए थे ASCII के, वहां पर मैंने बताया था, यदि याद होगा तो, ASCII वाला कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर A to Z जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है,
65 से चलता है 90 तक, याद रखना। यानी कैपिटल वाला ABCD अगर आपको दिख रहा है तो आप उसे 65 से 95 पर देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा उसने बोला है कि यहाँ पर डी, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर एक आया इक्वल और कोड आ गया, कोड फॉर्मूला, और उसके अंदर लिखा है डी, कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आपको पता है कि भैया ये कैपिटल वाला डी है, तो भैया ये कैपिटल वाला डी है मतलब 65 से शुरू होता है, तो इसका मतलब हमारा 65 पर ए होगा, 66 पर बी होगा, 67 पर सी होगा और 68 पर डी होगा, तो इसका आंसर 68 हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? वैसे कैपिटल के लिए ये होता है, हमारा A to Z अगर देखा जाए तो कैपिटल में हमारा 97 से लेकर 122 तक होता है। ठीक है, क्या है, 97 से 122 तक जाता है, तो 97 से 122। वैसे ही अगर आपसे बोला गया कि बता भाई यहाँ पर कैपिटल वाला डी का क्या आंसर, जैसे इक्वल लगा के और उसने कोड फंक्शन अप्लाई किया और उसमें डी लिख दिया, बता भाई क्या होगा। तो आपको पता है A 97 होता है, B 98 होता है, C 99 होता है, तो D यहाँ पर 100 होगा, तो इसका आंसर जो है वो 100 आपका आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाएंगे साथियों। ठीक है, चलेगा। अगला यहाँ पर देखते हैं क्लीन फंक्शन। क्लीन का मतलब होता है सब कुछ नो प्रिंटेबल कैरेक्टर टू रिमूव करने के लिए क्लीन फंक्शन का उपयोग करते हैं, हम क्लीन करते हैं। डॉलर फंक्शन का प्रयोग जो होता है वो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डॉलर फंक्शन को अप्लाई करते हैं, है ना, सिंपल सी वाली बात। एग्जैक्ट फंक्शन जो होता है वो एग्जैक्ट कंपैरिजन के लिए होता है ना, कि एग्जैक्ट फंक्शन का प्रयोग किन्हीं दो नंबर या टेक्स्ट को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यदि दोनों समान है तो वो ट्रू, और नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मान लीजिएगा दो बड़े बड़े नंबर है, अब आपको चेक करना है कि ये दोनों नंबर एक जैसे हैं या नहीं है, तो आपको क्या है, एग्जैक्ट फंक्शन आप अप्लाई करेंगे। अगर वहां पर ट्रू आ गया तो इसका मतलब दोनों नंबर एक जैसे हैं, और यदि वहां पर फॉल्स आ गया तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर एक जैसे नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो एग्जैक्ट ये क्लियरली आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं, हमारा एग्जैक्ट हो गया। फाइंड का मतलब होता है किसी वर्ड को फाइंड, किसी वर्ड की पोजीशन को फाइंड करना किसी शब्द के अंदर, यानी किसी वर्ड में कोई पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन यानी कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए फाइंड फंक्शन का उपयोग करते हैं। यदि वर्ड में फाइंड किया गया लेटर नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक एरर आता है, वो आता है वैल्यू एरर। ठीक है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कैरेक्टर फाइंड करना है, उसकी पोजीशन फाइंड की जाती है, और अगर वो कैरेक्टर वहां पर नहीं मिलता है तो उसकी एरर वैल्यू वहां पर आ जाती है ना। जैसे ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो मैं अप्लाई करके बता देता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ आ जाइए, आप फाइंड फंक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग फाइंड फंक्शन अप्लाई करते हैं, जैसे सुनिएगा और समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल प्रेस किया है और मैंने यहाँ पर फाइंड ले लिया, एंड फाइंड मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, तो ये है हमारा टेक्स्ट, हमने लिया कॉमा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मान लीजिएगा हम लोगों को यहाँ पर दोस्तों एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर नेम एरर एक्चुअली में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला है ना, ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं किया गया है, नहीं हो रहा है। अलग से वर्ड होगा, जैसे यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, ये भी फॉर्मूला है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग इक्वल लगाते हैं और फाइंड अप्लाई करते हैं, ध्यान सुनिएगा साथियों। एंड नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, कॉमा।
चलिए छोड़िए, आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो फाइंड हो गया, फिक्स्ड हो गया हमारा। किसी भी नंबर को फिक्स्ड बनाने के लिए हम लोग फिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट, जैसे ये हमारे नंबर है, उन्हें फिक्स बनाने के लिए हम लोग फिक्स का करते हैं, यानी कि किसी दिए गए डेसिमल नंबर को, डेसिमल प्लेस को राउंडेड करने के लिए हम लोग फिक्स्ड का उपयोग करते हैं। जैसे डेसिमल नंबर है, पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है, तो उसे हम लोग नॉर्मली एक फिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, लेफ्ट फंक्शन का उपयोग होता है लेफ्ट से कोई टेक्स्ट निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन अप्लाई किया गया है इस यूपरी पर। ठीक है, तो लेफ्ट में यहाँ पर 4 लिखा है, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पर 4 कैरेक्टर इसने निकाल के रख दिए। राइट ने राइट से 4 कैरेक्टर निकाल के रख दिए। मिड ने बीच में से 4 कैरेक्टर निकाल के रख दिए। ठीक है, और लेंथ से हम लोग इसकी लेंथ पता कर पाते हैं कि आपकी कितना कैरेक्टर है ना। लेंथ से कैरेक्टर प्राप्त पता, नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं। लोअर फंक्शन से दोस्तों हमारे टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अपर फंक्शन से हमारे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर वैल्यू से हमारे टेक्स्ट नंबर को टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और प्रॉपर फंक्शन से दोस्तों हम लोग हमारे टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रॉपर का मतलब आपको पता होता है, आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड जो होता है। ठीक है, एंड रिप्लेस से आप किसी वर्ड को किसी अन्य वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। रिपीट से आप लोग किसी एक टेक्स्ट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिएगा आपका कोई टेक्स्ट है, उसे आपको 10 बार लिखना है। एक बार कोई टेक्स्ट लिखा है, उसे 10 बार आपको लिखना है, तो आप रिपीट कर सकते हैं। सर्च से आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे डेट एंड टाइम वाले सेक्शन पर। ठीक है, ऊपर थे हमारे साथी पूरे के पूरे टेक्स्ट फंक्शन, और आप लोगों को रिवीजन करना होगा, जानना होगा, समझना होगा। ठीक है, ये जो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जितने भी यहाँ पर फंक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ते जाइएगा और आप प्रैक्टिकल करते जाइएगा, आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अब हम आते हैं डेट एंड टाइम वाले फंक्शन पर। ठीक है, कहाँ पर चल जाते हैं साथियों, अब हम चल जाते हैं हमारे डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फंक्शंस के, ये टेक्स्ट फंक्शन ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बताइए। हाँ, ये फंक्शन नोट्स में नहीं है, मैं इस नोट्स को अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लें आप लोग, है ना। ये वाली पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग इस पीडीएफ से पढ़ लेना एक बार, है ना। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, तो इस पीडीएफ से एक बार ही पढ़ लेना आप लोग। चलेगा, आगे चल जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं हमारे कौन से फंक्शन की और अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम फंक्शन की ओर। देखो लिखा है इसके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं डेट एंड टाइम के अंतर्गत। डेट एंड टाइम में होता क्या है कि भैया फंक्शन का प्रयोग डेट एंड टाइम पर किया जाता है, और एक्सेल में बाय डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट जो होता है MMDD बाय होता है, याद रखना। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा एक्सेल होता है उसकी जो डेट फॉर्मेट होते हैं वो दो होते हैं। डेट का फॉर्मेट दो होते हैं, एक तो होता है हमारा नंबर वाला डेट फॉर्मेट, और एक होता है दोस्तों हमारा टेक्स्ट वाला डेट फॉर्मेट। नंबर वाला डेट फॉर्मेट जो है एक्सेल का बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है, जिसे हम लोग यानी इसमें पहले मंथ लिखा जाता है, फिर DD यानी पहले बाद में दिन लिखा जाता है, फिर बाय यानी इसमें ईयर लिखा जाता है, यानी MMDD और बाय। ठीक है, और टेक्स्ट वाला हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा होता है DD, है ना, एंड इसके बाद MM और बाय, है ना। अगर आप लोग इसके जैसे फॉर एग्जांपल आज की मैं डेट देखता हूं, ठीक है, तो यदि आज की डेट आप ऐसे लिखेंगे कि नंबर में लिखेंगे, नंबर मतलब किस तरीके से, 9 हाँ 9 मार्च 2026 है, तो आप लोग मार्च मतलब 3/9/2026 ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप नंबर में लिख रहे हैं तो क्यों, क्योंकि यहाँ पहले मंथ लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर दिन लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर ईयर लिखा जाएगा, और उसी को आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख रहा है, मतलब कैसे 9 मार्च, ऐसे डायरेक्ट मार्च, देखो टेक्स्ट के लिखा ना, टेक्स्ट के मार्च 2026 ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों DD MM और बाय।
ठीक है। तो दोनों तरीके से कंडीशन यहाँ पर चलती है, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मेट, अगर डेट का फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं रहा तो फिर आपको एग्जाम में जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। डेट का फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं रहा तो आपके एग्जाम के अंदर जो है आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है जी। चलेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, हमारे एक्सेल के अंदर जितनी भी डेट्स हैं उसका एक नंबर है ना, उसका एक सीरियल नंबर है। ध्यान सुनना, एग्जाम के अंदर जितनी भी डेट्स हैं उनका एक सीरियल नंबर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पर सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखो जी, मैं यहाँ पर चलता हूँ और हो सकता है कि एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने एक टुडे, हाँ, एक टुडे लिया मैंने। टुडे से एक्चुअली में होता क्या है, आज का डेट आ जाता है ना। टुडे, टुडे से क्या होता है, आज का डेट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है आज का, देखो आगे ना 9/3/26, मतलब कि पहले DD MM बाय आ रहा है। वैसे तो यहाँ क्या हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने हमारे कंप्यूटर का फॉर्मेट इसी तरीके से रख रखा है, DD MM बाय से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एन फंक्शन अप्लाई करता हूँ। एन फंक्शन, एक फंक्शन होता है एन फंक्शन, और ये एन फंक्शन आई थिंक डेट को सीरियल नंबर में लेके जाता है। ये डेट है, ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, देखिएगा जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आपने एक्सेल के अंदर ये डेट डाली है तो एक्सेल की इसका एक अपना एक नंबर है जो है 46,090, है ना, ये एक नंबर है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्सेल के अंदर हर एक डेट का अपना एक सीरियल नंबर होता है। तो यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इस डेट का सीरियल नंबर क्या है, तो आपको क्या करना है, इक्वल लगा के एन फंक्शन को आपको अप्लाई कर देना है, सीरियल नंबर आपका आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम के अंदर सीट तो दी नहीं जाएगी, तो फिर हम लोग कैसे सीरियल नंबर याद रखेंगे, इतने सारे सीरियल नंबर स्टार्ट होता है 1/1/1900 से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1/1/1900 डेट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1/1/1900 ले लेता हूँ, ठीक है। 1/1/1900 मैंने यहाँ पर डेट ले ली। अब 1/1/1900 जो है, अब मैं यहाँ पर एन फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं एन फंक्शन यहाँ अप्लाई करूंगा, देखते हैं कि इसका क्या सीरियल नंबर आता है। एंटर करते हैं, देखो एक आ गया। 1/1/1900 का सीरियल नंबर एक है। अब 1/1/1900 से जितने दिन बढ़ते गए सीरियल नंबर में उतना ही ऐड होता गया। जैसे मान लीजिएगा 2/1/2000, सॉरी 1900 का सीरियल नंबर, मतलब 2 तारीख 1 जनवरी 1900 का सीरियल नंबर 2 होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर भी देता हूँ, जैसे 2, अगर यहाँ पर देखा जाए, यदि यहाँ देखा जाए साथियों 2 जनवरी, है ना, 2 जनवरी, है ना, एंड 1900, 2 जनवरी 1900 का सीरियल नंबर यहाँ पर नोटिस करिए 2 होने वाला है। देखो जी यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा 2 हो गया कि नहीं हुआ, है ना। तो इस तरीके से एक एक सीरियल नंबर का एक दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब आप 1900 से आज तक कितने सीरियल नंबर हो गए होंगे, बहुत सारे, आप कहाँ तक याद रखेंगे। तो आपको बस यहाँ इतना याद रखना है कि बच्चा, कि एन फंक्शन से सीरियल नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। इतना वर्ड आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि भैया एक दिन का एक सीरियल नंबर बढ़ता है, क्योंकि हो सकता है उनने बोल दिया कि बता भाई 9 मार्च 2026 का सीरियल नंबर ए है, तो बताओ फिर 12 मार्च 2026 का सीरियल नंबर क्या होगा। तो क्या आप बता पाएंगे, फिर डेफिनेटली बता पाएंगे। अगर 9 तारीख का ए है तो 12 का कितना होगा, तो 9 का ए है तो 9 से कितना बढ़ा, 9 से 10 11 12, इसमें 3 और जोड़ दो तो कितना बना, 46,093 जो है वो हमारा इसका सीरियल नंबर है 12 मार्च 2026 का। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, और आई थिंक शायद आपकी समझ में आ गई होगी वो इन्फॉर्मेशन। देखिएगा, तो यहाँ आते हैं, तो अब सबसे पहला फंक्शन यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, डे। किसी भी डेट के अंदर से डे आप निकालना चाहते हैं तो आप जो है डे फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट फॉर्मेट में से डे रिटर्न करने के लिए हम लोग डे फंक्शन को अप्लाई करते हैं। वैसे मंथ होता है, मंथ निकालने के लिए, ईयर निकालने के लिए ईयर का फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब आते हैं डेट फंक्शन का। मान लीजिएगा अलग अलग डे दिया हो, मंथ दिया हो और ईयर दिया हो, और आपको उसका डेट बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा यहाँ पर एक देखो जी, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आते हैं
और यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, यहाँ पर क्या चीज समझने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डे 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 दिए हैं ना, ये है हमारे डे और ये है हमारे मंथ और ये है हमारी मान लीजिएगा ईयर। ठीक है, ठीक है, और मान लीजिएगा यहाँ पर इसी तरीके से दी हुई हैं चीजें, है ना जी। वैसे ही यहाँ पर है मंथ, मान लीजिएगा 8th वाला मंथ है और ईयर मान लीजिएगा यहाँ पर 2021 है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो जी बच्चा, यहाँ पर दिन अलग दिया हुआ है, मंथ अलग दिया हुआ है, ईयर अलग दी हुई है। अब आपकी इसकी डेट बनानी है, डेट तो जानते हैं ना पूरा, है ना डेट। अब यहाँ पर डेट बनानी है, तो डेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वल डेट फंक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कर दें डेट फंक्शन को अप्लाई। चलिए ये डेट फंक्शन को अप्लाई कर दिया। अब इसमें सब देखो जी, अब सिंटेक्स बोल रहा है पहले ईयर, तो ईयर हमने ये ले लिया, फिर कॉमा लगा के यहाँ पर क्या होगा मंथ, तो हम लोगों ने मंथ ये ले लिया, फिर कॉमा लगा के यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, दिन। ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर देखेगा एक डेट बन के रेडी हो जाएगी। हम लोग फिल हैंडल से नीचे करेंगे तो ये दूसरी डेट बन के रेडी हो जाएगी। ये है हमारा डेट फंक्शन। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है? चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं साथियों। तो ये हो गया डेट हो गया, एंड डेट वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। डेट वैल्यू मतलब इस फंक्शन का प्रयोग करते समय सेल एड्रेस प्रयोग नहीं करते हैं, वैल्यू प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर सेल एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस प्रयोग हो जाता है, बट यहाँ पर वैल्यूज लिखनी पड़ती है। डेज मतलब कि दो डेट दी होंगी, उन डेटों के बीच में से आपको कितने दिन हो चुके हैं वो निकाल सकते हैं। डे, देखो डे और डेज में अंतर है, याद रखना बच्चा। ठीक है, हाँ ये बहुत बड़ा अंतर है और बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन पॉइंट है। एक तो होता हमारा बच्चा डे और एक होता हमारा डेज। ठीक है, डे एक एक डेट दी होगी, जैसे मान लीजिएगा 9/3/2026 दी हुई है, तो अगर आप इस पर डे फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें दिन कितने हैं, 9। अगर डेज दिया है तो आपको दो डेटें दी जाएगी। कितनी डेट है? दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेट दी है 4 मार्च 2026 और एक दी है 9 मार्च 2026। अब इसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो अब आपको ये डेज फंक्शन क्या करता है, दो डेट के बीच में कितने डे हो चुके हैं, यहां से यहां तक कितने डे हो चुके हैं, ये निकालने के लिए हम डेज फंक्शन को उपयोग करते हैं। तो यहां से यहां तक आपको पता 5 दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर 5 आंसर जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको डेज फंक्शन को यूज करना है ना। ई डेट मतलब कि डेट निकालने के लिए होता है, ईओ डेट एक अलग चीज है। और ई डेट मतलब कि दिए गए डेट और मंथ का सीरियल नंबर रिटर्न करने के लिए ई डेट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जो मंथ का सीरियल नंबर इंडिकेट करता है वह सीरियल नंबर दिए गए मंथ को ऐड करके आता है, जो एक न्यू डेट प्रदान करता है। सिंपल सी वाली ईओ डेट मतलब यह किसी डेट में कोई मंथ का लास्ट डे का सीरियल नंबर देता है। सिंपल सी वाली बात। ठीक है, और फंक्शन घंटे निकाल के आपको देता है। आईओ वीक नंबर, आईएसओ वीक नंबर होता है, मतलब यह फंक्शन दिए गए डेट में वीक नंबर का आईएसओ नंबर प्रदान करता है। मतलब वीक नंबर का आईएसओ नंबर होता है, बट ये सिर्फ पेन और पेपर से ही संभव है बच्चा, है ना ये फंक्शन। और ये फंक्शन नॉर्मली संभव नहीं है। आगे आता है वर्क डेज। नेटवर्क मतलब आपने जो दो डेटा दी है, उन दो डेटा के बीच में आपने कितने दिन किए हैं, काम किया है, वो निकालने के लिए नेटवर्किंग डेज हम लोग फंक्शन का उपयोग करते हैं। ये फंक्शन एक्चुअली में कंपनी वगैरह के अंदर ये उपयोग होता है ना। ये फंक्शन कहाँ पर उपयोग होता है बच्चा? कंपनी जो होती है ना, वहां पर एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, उन एम्प्लॉइज की वर्किंग डेज निकालने के लिए काम होता, ये फंक्शन अप्लाई किया जाता है कि आपने कितने दिन काम किया। ठीक है, ये चीज होती है। नाउ फंक्शन जो है डेट एंड टाइम, आप किसी सेल में डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, और टुडे से आप लोग ओनली डेट ला सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में टुडे को जो है कहीं ना कहीं अप्लाई करके भी आप लोगों को बच्चों बताया था। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को यहाँ पर? ठीक है, चलेगा। अब हम मैथ एंड टिग्नोमेट्री क्या है साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे मैथ पर एंड टिग्नोमेट्री फंक्शन पर। ठीक है, मैथ फंक्शन और टिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हम यहाँ पर हमारे मैथ और टिग्नोमेट्री फंक्शन आ चुके हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है यार। ठीक है,
हाँ, ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अभी तक जितने फंक्शन हमने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट हैं, मानते हैं, बट ये जो फंक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है जी। कल हमारा एक्सेल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है। हाँ, कल एक्सेल का पोर्शन जो है कंप्लीट कर दूंगा मैं।